हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी कृष्णवाला एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्लास ऑफ एसबीआईएल, जहां पर हम स्टार्टअप चैप्टर का पार्ट 3 देखने वाले हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर दैट इज स्टार्टअप। क्या रिवाइज करके आए हो आप सभी के सभी लोग? गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, कुसुम, परवेज, हेलो नेहा, राधे कृष्ण, गौरव, गुड इवनिंग गौरव। रिवाइज किया है हमने स्टार्टअप का पार्ट 2। आई होप आप सभी ने रिवाइज किया होगा बिकॉज दिस चैप्टर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, है ना। मजा आता है इस चैप्टर में हमें। वैसे तो एसबीआईएल सब्जेक्ट ही पूरा ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड दिस इज द पार्ट 3। तो लेट्स रीकैप, हमारा प्रीवियस लेक्चर को रीकैप किया जाए। द फर्स्ट वन इज लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार्टअप। कौन कौन सी लाइफ साइकिल होती है स्टार्टअप की, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखकर बताओ मुझे। दैट इज आइडिएशन एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले तूफानी आइडिया दिमाग में आएगा, वी विल चेक द फिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। देन क्या होगा, वैलिडेशन होगा, फिर अर्ली ट्रैक्शन होगा जिसके अंदर आता है आपका पाइवटिंग, विच इज यू आर चेंजिंग योर बिजनेस मॉडल, यू आर शिफ्टिंग योर बिजनेस लाइन, एंड द लास्ट वन इज इधर इट इज ग्रोथ या फिर हो जाएगा एग्जिट, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन स्टेप्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, कौन कौन सी रजिस्ट्रेशन स्टेप्स यहाँ पर होती हैं। फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। आपको कुछ इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करने वाले हो, स्टार्टअप के साथ रजिस्टर कराओ, डीपीआईआईटी के पास अप्लाई करोगे, डीपीआईआईटी से रिकॉग्निशन नंबर ले लोगे एंड फाइनली आपको रिकॉग्निशन नंबर मिलेगा। आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाओगे यहाँ पर। परफेक्ट, यस, ग्रेट। इराद जी एकदम परफेक्ट। साक्षी ने यहाँ पर हमारा निमोनिक लिख दिया है, जिसका मैं वेट कर रही थी कि कौन बच्चा लिखेगा यहाँ पर हमारा। परफेक्ट। इराद जी से हमने रजिस्ट्रेशन स्टेप्स यहाँ पर देखी थी। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्टार्टअप। स्टार्टअप के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे कि कौन कौन से फाइनेंसिंग ऑप्शंस एक स्टार्टअप के पास होते हैं। क्या क्या फाइनेंसिंग ऑप्शंस होते हैं, यू हैव द इक्विटी, आपके पास इक्विटी होता है जहाँ पर इन एक्सचेंज आपको आपका शेयर कैपिटल देना होता है, आपको पैसे मिल जाएगा। देन हमने डेट फाइनेंसिंग देखा। डेट फाइनेंसिंग में यू टेक लोन फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड जी से हमने देखा था ग्रांट। ग्रांट गवर्नमेंट देकर जाता है, वहाँ पर कोई भी रीपेमेंट का कंपोनेंट नहीं होता है। लोन में आपको रीपेमेंट करना है और इक्विटी में कोई रीपेमेंट नहीं करना, बस उसकी वैल्यू को आपको एडिशन करके देना होता है। दैट वाज ऑल जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। सिर्फ ये थोड़ा सा हमने रिकैप किया है। आज क्या देखने वाले हम, सीड कैपिटल, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, सोर्सेस ऑफ फंड्स, एंटरप्रेन्योरशिप और कुछ केस स्टडीज में आपको बताने वाली हूँ यूनिकॉर्न स्टार्टअप पे। तो शेल वी स्टार्ट, क्या स्टार्ट करें, रेडी है हम लोग? तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज सीड कैपिटल। सी नाउ ऑनवर्ड्स जो भी हम पढ़ने वाले, इट इज नथिंग बट द टाइप ऑफ फाइनेंसिंग जो एक स्टार्टअप को मिल सकता है। हमने डिसाइड किया था हमारा स्टार्टअप है। अच्छा चलो अभी स्टार्टअप का है ना, थोड़ा प्रोडक्ट चेंज करते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में स्टार्टअप का क्या प्रोडक्ट होना चाहिए? मेरा ना स्टार्टअप का प्रोडक्ट है दैट इज फ्लाइंग, अरे फ्लाइंग चप्पल नहीं रे बाबा, फ्लाइंग मैट, ठीक है। फ्लाइंग मैट, वो ऐसे मैट पर बैठो और उड़कर कहीं से भी कहीं भी चले जाओ, ये मेरा स्टार्टअप का प्रोडक्ट है। मैंने सोचा कि ये इनोवेटिव है, मस्त सा आइडिया है, मुझे पैसा चाहिए। तो शुरुआती स्टेज में, जो भी इनिशियल स्टेज में आपको पैसा चाहिए होता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज सीड कैपिटल। सीड्स मतलब क्या, बीज। अभी बीज से वो पौधा बनेगा, पौधे से वो ट्री बनने वाला है। तो जो इनिशियल स्टेज पे पैसा चाहिए होता है दैट इज सीड कैपिटल। जो फंडिंग इनिशियल स्टेज पे करी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सीड फंडिंग बोलते हैं यहाँ पर। नेसेंट स्टेज मतलब जब वो बिल्कुल छोटू सा इनिशियल स्टेज पे है। टेक्निकली सीड कैपिटल क्या होती है, इनिशियल कैपिटल होती है जो कोई भी बिजनेस यहाँ पर यूज करता है। ये कैपिटल आएगी कहाँ से, ये कैपिटल फाउंडर की खुद की हो सकती है, मतलब मेरे पास जो भी सेविंग्स है वो मैं यूज कर दूंगी, अपने फैमिली से ले सकती हूँ, अपने फ्रेंड्स से ले सकती हूँ मैं, ठीक है। तो ये कैपिटल कहाँ से आएगी, फाउंडर्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स। क्यों चाहिए होती है कैपिटल हमें, मार्केट रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, और इनिशियल स्टेज में जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए मुझे ये पैसा चाहिए होगा। सीड फंडिंग मुझे हेल्प करता है मेरे बिजनेस आइडिया को एक्सप्लोर करने में, ये देखने में कितने लोग इंटरेस्टेड है, क्या मेरा ये जो बिजनेस आइडिया है वो एक वाइबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है क्या। वाइबल प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसका बनना पॉसिबल हो और लोग उसे पसंद करें, क्या उसमें कन्वर्ट हो सकता है क्या वो दूसरे वेंचर कैपिटलिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। एक बार तो मैंने कंपनी बना दी,
एक बार तो मैंने सीड कैपिटल से मेरे आसपास के करीबी लोगों से पैसा ले लिया, बार बार मुझे पैसा चाहिए होगा, तो क्या मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो बाकी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी मेरे प्रोडक्ट में, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी? क्या लगता है सीड कैपिटल में पेपर वर्क होगा क्या? पेपर वर्क जो भी होगा कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर होता है। अभी मैं दोस्तों से पैसा ले रही हूँ तो यार वो तो उसमें क्या पेपर वर्क करना है ना, या फैमिली से पैसा ले रही हूँ तो उसमें कोई भी पेपर वर्क नहीं होता है, जनरली बहुत ज़्यादा लेस होता है। तो पहले तरह का फंडिंग हमने स्टार्टअप में देखी जो शुरुआती में होती है, दैट इज सीड कैपिटल। क्या यहाँ तक क्लियर है हमें? फ्लाइंग चप्पल याद आ गई हाँ सबको, अपनी अपनी मम्मा की। यहाँ तक क्लियर है? तो जनरली कैटेगरिकली अगर डिवाइड किया जाए तो स्टार्टअप को दो तरह से फाइनेंसिंग मिलती है। द फर्स्ट वन इज इक्विटी फाइनेंसिंग एंड द सेकंड वन इज डेट फाइनेंसिंग। वी आर हियर स्टार्टिंग विथ इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी में कितने कितने तरह के होते हैं? तो फर्स्ट वन हियर इज इक्विटी फाइनेंसिंग में वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी। ये क्या होता है? ये सबसे बड़ा राउंड जो एक स्टार्टअप को मिल सकता है वो होता है वेंचर कैपिटलिस्ट। मैम मतलब क्या है वेंचर कैपिटलिस्ट का? तो वेंचर कैपिटलिस्ट आर द लार्ज कंपनीज जो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करती है, किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है, वो हो गया आपका वेंचर कैपिटलिस्ट। जब एक कंपनी इन्वेस्ट करती है किसी भी स्टार्टअप में उसे हम क्या बोलेंगे? वेंचर कैपिटलिस्ट यहाँ पर बोला जाएंगे। ये जनरली फर्स्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है जो एक स्टार्टअप एक्सपेक्ट करेगी कि खास हमें ऐसा वाला कुछ मिले। अच्छा एक्सचेंज में क्या लेते हैं वो लोग? एक्सचेंज में आपसे आपके शेयर्स लेते हैं या फिर कोई भी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं। कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इट मीन्स उन्होंने डिबेंचर्स ले लिए बट आफ्टरवर्ड्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये नॉर्मली किसके साथ एंटर करते हैं? स्टार्टअप के साथ एक नॉन बाइंडिंग ऑफर में एंटर करते हैं। दीदी नॉन बाइंडिंग ऑफर मतलब क्या? बेसिकली देखा जाएगा इसके स्टार्टअप की प्रीलिमिनरी वैल्यूएशन कैसी है। हम लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा, उसमें इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जो एंटरप्रीनियर्स होते हैं बताते हैं कि हमारी जो कंपनी उसकी इतनी वैल्यू है, फिर वो लोग खुद वैल्यूएशन करते हैं सारे इन्वेस्टर्स मिलके। वैसे ही वेंचर कैपिटलिस्ट विल सी कि आपकी कंपनी की प्रीलिमिनरी वैल्यूएशन कितनी है। साथ साथ वो देखने वाले फाइनेंशियल, लीगल और टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस। इट मीन्स इन्वेस्ट करने से पहले वो चेक करेंगे कि आपकी कंपनी में सब कुछ सही है ना। फाइनेंशियली ड्यू डिलीजेंस होगा, ड्यू डिलीजेंस मीन्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, टेक्निकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, लीगली सारी कंप्लायंसेस फॉलो करती है ना, ये सारी चीजें चेक करी जाएगी इन्वेस्टर्स के थ्रू। एंड आफ्टर दैट वेंचर कैपिटलिस्ट आपके स्टार्टअप में यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगी। ठीक है, टाइगर के नॉर्मल बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनका मेजर काम होता है इन्वेस्ट करना और वहीं से भी वो प्रॉफिट अर्न करती हैं। अच्छा किस तरह से फंडिंग होती है, किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनी जो वीसीज होती है या प्राइवेट कंपनीज होती है, प्राइवेट इक्विटी होती है, वो कैसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है? व्हाट इज द प्रोसीजर? एंड यस द प्रोसीजर इज इम्पॉर्टेंट। फंडिंग प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहला एक टर्म शीट बनती है या फिर आप बोल सकते हो लेटर ऑफ इंटेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनता है यहाँ पर किसके बीच में? स्टार्टअप के बीच में और वेंचर कैपिटलिस्ट के बीच में, विच सेज द बेसिक कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग। क्या होगा इसमें? अंडरस्टैंडिंग होती है वेंचर कैपिटलिस्ट और स्टार्टअप की, कुछ लीगल टर्म्स होती है ड्यू डिलीजेंस वाली। ठीक है कि आपको ऐसा कुछ करना है। हम पहले ये चेक करने वाले, आप जो बोल रहे हो, आप जो फिगर्स बोल रहे हो, इतना सेल्स हो रहा है, इतना टर्नओवर हो रहा है, क्या वो सही तो है ना? क्या कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे हो? आप बोल रहे हो आपकी कंपनी प्रॉफिट में है इतने टाइम से, वी विल चेक। कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉस में चल रही है आपकी कंपनी, फिर ही हम इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? एक टर्म शीट बनती है जिसे आप लेटर ऑफ इंटेंट के नाम से जानते हो, MOU के नाम से भी जानते हो, जिसमें वो बेसिक कॉमर्शियल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ठीक है, और लीगल टर्म्स होती है डिलीजेंस के लिए, वेरीफाई करेंगे हर एक चीज़। टेक्नोलॉजी कौन से यूज़ कर रहे हो, दैट इज टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस। ठीक है, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, फाइनेंशियल रिस्क से रिलेटेड सब सही बोला। लीगल ड्यू डिलीजेंस मतलब कंप्लाइंस हो रहा है लॉज, रूल्स और रेगुलेशन। यानी सेकंड, यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती है वो एक शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट में एंटर कर दिए या डिबेंचर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट में। अभी क्यों, लॉजिक क्या है? We have seen venture capitalist पैसे देंगे and in exchange either they will take the equity shares of a company or convertible debentures of the company. So depending upon that वो क्या ले रहे हैं, वो एक शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट में एंटर करेंगे
या डिबेंचर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट में एंटर करेंगे एंड उसी अकॉर्डिंग शेयर्स इशू हो जाएंगे, डिबेंचर्स इशू हो जाएंगे यहाँ पर। एंड अगर उससे पहले की कोई कंडीशंस है शेयर्स इशू करने से पहले, वो कंडीशंस आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब प्रायर, वो यहाँ पर आपको कंप्लाई करना रहेगा। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज और शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में एंटर कर सकती है, तो इनमें से कुछ चीज़ें बताएंगे। क्या क्या बताएंगे वो? नॉमिनेशन, रिप्रेजेंटेशन राइट्स किसके पास है यहाँ पर, कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इन्वेस्टर्स, यहाँ पर रिडम्पशंस राइट क्या है, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स कब रिडीम होंगे, कब रीपेमेंट होने वाला है उनका, प्रीएम्प्शन राइट्स क्या है, क्या वो पहले उन्हें शेयर्स ऑफर किया जाएगा फिर किसी और को ऑफर किया जाएगा क्या, एंड लास्टली एग्जिट ऑप्शन क्या है इन्वेस्टर्स के पास, एक्सेट्रा। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होगी, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी 2 से 3 चीज़ें देख लेना, 2-3 पॉइंट्स काफ़ी है हमारे लिए। फंडिंग प्रोसीजर हो रहा है, मतलब मैं वेंचर कैपिटलिस्ट हूँ, मैं इस कंपनी में, मैं इस स्टार्टअप में पैसा डालना चाह रही हूँ। सबसे पहले एक टर्म शीट साइन होगी, लेटर ऑफ इंटेंट या एमओयू, जिसमें हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, टर्म शीट से टर्म्स एंड कंडीशन और ड्यू डिलीजेंस होगा। सेकेंडली ईदर इट इज़ अ शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, डिबेंचर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट एंड बेस्ड अपॉन दैट शेयर्स इशू करे जाएंगे। थर्डली आप चाहो तो उस अग्रीमेंट में कुछ पॉइंट्स और ऐड कर सकते हो। क्या हो सकता है? सबसे पहले राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर, कि पहले आपको ऑफर किया जाएगा, एग्जिट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है वो देख लो, और रिडम्पशन कब होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये कुछ कंडीशंस आप शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में रख सकते हो। अब जो सिक्योरिटीज है वो इशू कर दी जाएगी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसेस। क्या कोई मुझे बता सकता है वाई हियर प्राइवेट प्लेसमेंट ओनली? फर्स्ट रिफ्यूजल भूमि मतलब पहले उन्हें शेयर्स ऑफर करे जाएंगे अगर राइट इशू होता है तो, अगर उन्होंने मना कर दिया आफ्टर वेट्स किसी और को शेयर्स इशू करे जाएंगे। ठीक है, इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। वाई प्राइवेट प्लेसमेंट? क्यों पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हम सिक्योरिटीज ऑफर? क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज स्टार्टअप इज अ प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती है, एंड दैट्स द रीजन वो पब्लिकली ऑफर नहीं कर सकती है। यहाँ पर आप सिक्योरिटीज इशू करोगे थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसेस। एकदम परफेक्ट आंसर साधक, वेरी गुड, लेट टू नो दिस कि आप लोग दिमाग लगा रहे हो। यस संजय, वेरी गुड, क्योंकि हमने सिक्योरिटीज इशू कर दिए प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसेस से सारे के सारे वेंचर कैपिटलिस्ट को एंड प्राइवेट इक्विटी को। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? जैसे ही सिक्योरिटीज इशू किया यू विल फाइल द नेसेसरी ई फॉर्म्स विद आरओसी। आरओसी के साथ ई फॉर्म फाइल करने वाले हो। और कोई मुझे बताएगा सिक्योरिटीज इशू करने के बाद, अलॉट करने के बाद कौन सा ई फॉर्म फाइल करते हो आप? यहाँ पर पास 3 फाइल करोगे, आरओसी के पास सिक्योरिटीज अलॉट कर दोगे। इफ एट ऑल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट कर दो एज पर शेयर होल्डर एग्रीमेंट, और बाद की कंडीशंस को आपको कंप्लाई करना है, आपको कंप्लीट करना रहेगा। दैट इज द प्रोसेस थ्रू विच वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं आपके स्टार्टअप में। वेरी सिंपल एंड ईजी प्रोसेस, यू हैव टू स्पीक विथ मी, सारे के सारे पॉइंट्स विल बी ऑन योर टिप्स। ठीक है, बोलिए एक बार मेरे साथ पक्का से। चलो स्टार्ट कर दे। द फर्स्ट थिंग इज वेंचर कैपिटलिस्ट जो होता है, प्राइवेट इक्विटी जो होता है, इट इज़ द फर्स्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट राउंड जो एक स्टार्टअप एक्सपेक्ट कर सकता है टू रिसीव। कैसे प्रोसीजर है फंडिंग प्रोसीजर? अ लेटर ऑफ इंटेंट, टर्म शीट या एमओयू साइन होगा बिटवीन द स्टार्टअप एंड द वेंचर कैपिटलिस्ट। उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस एंड ड्यू डिलीजेंस होगा। सेकंड पॉइंट में शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट और डिबेंचर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट होगा। थर्ड पॉइंट में इस एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, आपका रिडम्पशन कब होने वाला है, क्या प्राइस पर हो सकता है, राइट है आपके पास, क्या आप लॉक इन पीरियड है, कब रिफ्यूज़ कर सकते हो आप, फर्स्ट राइट का ऑफर आपके पास रहेगा। हमने सब कुछ डिसाइड कर दिया। सिक्योरिटीज इशू करी जाएगी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसेस। सिक्योरिटीज इशू हो गई, जो भी नेसेसरी ई फॉर्म से आरओसी के पास वो आपको फाइल करना है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अमेंड करना है एज पर शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, और जो भी कंडीशन सब्सिक्वेंट थी इशू करने के बाद वो सारी कंडीशंस को यू हैव टू कंप्लाई, एंड दैट्स इट अबाउट द फंडिंग प्रोसीजर। क्या ये क्लियर है? मेरे साथ रिकॉल किया। नेक्स्ट इक्विटी फाइनेंसिंग में आता है हमारा एंजल इन्वेस्टर्स। कौन होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स? परी। ठीक है, आसमान से एक परी आएगी और तुम्हें पैसे देकर चली जाएगी, ये लो। काश ऐसा होता ना, बचपन में हम सब सोचते थे सेंटा क्लॉज आते हैं और पैसे देकर गिफ्ट्स देकर चले जाते हैं। क्या एंजल इन्वेस्टर्स भी वैसे ही कुछ होंगे? एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स कोई इंडिविजुअल्स होते हैं
या फिर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके पास बहुत ही सारा पैसा होता है, ठीक है, और वो किसी भी स्टार्टअप को जो अच्छी लगती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, इन एक्सचेंज दे टेक देयर इक्विटी स्टेक, इन एक्सचेंज में वो ओनरशिप ले लेते हैं। अभी इक्विटी फाइनेंसिंग है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेंगे, पैसे देंगे और कंपनी में स्टार्टअप में अपनी इक्विटी यहाँ पर ले लेंगे। सो एंजल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल्स होते हैं, कंपनी नहीं होते, दे आर द इंडिविजुअल्स, नेचुरल पर्सन होते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स होते हैं जो भी इंडिविजुअल्स होंगे। ये क्या करेंगे, आपके वेंचर को फंड करते हैं और रिटर्न में एक इक्विटी स्टेक ले लेते हैं। सेबी ने ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं विच इज एप्लीकेबल टू एंजल फंड्स। अगर कोई आप इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो सम ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस है विच आर इम्पोज्ड बाय सेबी। सेबी ने क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए, चलो देखते हैं हम लोग एक बार। सबसे पहला, एंजल फंड्स उन्हीं स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकता है तो स्टार्टअप को कोई भी पर्सन प्रमोट ना कर रहा हो, ना ही स्पॉन्सर कर रहा हो, या उसका रिलेशन किसी भी इंडस्ट्रियल ग्रुप से नहीं होना चाहिए, whose turnover exceeds 300 करोड़। अभी समझना चीज को, मेरा स्टार्टअप है, हम क्या बना रहे हैं, फ्लाइंग मैट बना रहे हैं, है ना। अभी उस स्टार्टअप में मेरा जो रिलेशन है वो किस किस लोगों से, जिन इंडस्ट्री का ग्रुप टर्नओवर ही 400-500 करोड़ है, तो यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स को बोलेंगे तुम मत इन्वेस्ट करो। हमारे पास तो ऐसे लोग हैं जिनका टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ से ज़्यादा जाता है, वही लोग यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, वही स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो एंजल इन्वेस्टर्स की ज़रूरत नहीं आएगी। दिस इज़ द रीज़न, जब आपको पहले से ही पैसा मिल रहा है तो एंजल इन्वेस्टर्स बेटर है किसी और स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें सो दैट उनको बेनिफिट हो। तो एंजल इन्वेस्टर्स उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते विच इज़ प्रमोटेड या फिर स्पॉन्सर्ड बाय किसी भी इंडस्ट्रियल ग्रुप से जिसका ग्रुप टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ पर आपकी जो कंपनी होनी चाहिए आर नॉट कंपनीज विथ फैमिली कनेक्शन, कोई भी फैमिली कनेक्शन नहीं होना चाहिए एंजल इन्वेस्टर्स से। अच्छा ठीक है, समझो मेरी कंपनी है ना, मेरी कंपनी है फ्लाइंग मैट वाली, और मेरा फैमिली कनेक्शन है, किससे फैमिली कनेक्शन है, लेट्स अज्यूम मेरा मेरे कजिन चाचा से फैमिली कनेक्शन है, ऑब्वियसली फैमिली कनेक्शन है। अब वो मेरी स्टार्टअप में इन्वेस्ट यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, एज एन एंजल इन्वेस्टर ही कैन नॉट इन्वेस्ट। सो एंजल फंड शैल नॉट इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स जो कि कंपनीज है, उनका फैमिली कनेक्शन है किसी भी एंजल इन्वेस्टर्स के साथ, तो वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती हैं। क्या ये क्लियर हो गया है? यस परफेक्टली बेटा। शार्क टैंक इंडिया आपने देखा होगा, राइट। शार्क टैंक इंडिया में बहुत सारे शार्क्स बैठे रहते हैं हमारे, वो जो शार्क्स है दोज आर नथिंग बट दोज आर द एंजल इन्वेस्टर्स, कैपिटलिस्ट नहीं है, वो क्या है, हमारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं। ऐसे इंडिविजुअल जिसका बहुत हाई नेटवर्थ रहता है, जो चाहते हैं स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना इन रिटर्न फॉर एन इक्विटी स्टेक। ये जो इन्वेस्टमेंट है एंजल फंड से किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट अंडरटेकिंग में हो सकता है। यहाँ पर बोला है आपको मिनिमम 25 लाख इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो, और मैक्सिमम आप कर सकते हो यहाँ पे 10 करोड़ का। मिनिमम 25 लाख इन्वेस्ट करना है आपको, मैक्सिमम 10 करोड़ तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो भी इन्वेस्टमेंट एंजल फंड में हो रहा है वो लॉक इन होगा 1 ईयर के लिए, मतलब एक बार मैंने इन्वेस्ट कर दिया ना तो 1 साल के लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट लेकर जा नहीं सकते हो, इट विल बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। लॉक इन मतलब क्या हो गया, मान लो मैंने पैसे दिया और बदले में 5% इक्विटी ली है, ठीक है, तो दिस 5% इक्विटी अभी मैं किसी को बेच नहीं सकती हूँ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये लॉक इन यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अच्छा अभी इसको लर्न करना होगा मुझे पता है, और इसमें आएगी आपको दिक्कत और परेशानी, बट नो वरीज व्हेन आई एम हियर, मैं तुम्हें इसको कंप्लीट कराती हूँ। आई थिंक मैंने एक चार्ट बनवाया था, यस चलो चार्ट दिख रहा है हमें एंजल इन्वेस्टर्स का। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होंगे, एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स होते हैं जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न में क्या ले लेंगे, रिटर्न में इक्विटी स्टेक यहाँ पर ले लेते हैं। क्या बोला, सेबी ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई है। सेबी ने पहली रिस्ट्रिक्शन लगाई, दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन ए स्टार्टअप जिसका प्रमोटर्स आर रिलेटेड टू द इंडस्ट्रीज जिसका ग्रुप टर्नओवर एक्सीड करता है 300 करोड़ से। आप ऐसे स्टार्टअप पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो जिसका कोई फैमिली कनेक्शन हो। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम 25 लाख होना चाहिए, मैक्सिमम 10 करोड़, और लॉक इन पीरियड होना चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एंड दिस इज द चार्ट जिसमें आपका पूरे एंजल इन्वेस्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। क्या एक बार मेरे साथ रिकॉल करना चाहोगे, और यू कैन ऑल्सो सी दिस, आराम से देख लो।
डन है, एकदम क्लियर हो गया चार्ट से और क्लैरिटी आ गई हम। तो फर्स्ट हमने इक्विटी फाइनेंसिंग में देखा वेंचर कैपिटलिस्ट, सेकंड आपने मेरे साथ देखा एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज ब्रिज राउंड। अभी ब्रिज राउंड क्या होता है? ब्रिज मतलब तो हमें जरूर पता है दीदी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी पॉइंट पे जाने के लिए ये था हमारा ब्रिज। बस उसी तरह का ही यहाँ पर स्टार्टअप में भी ब्रिज राउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टार्टअप है, मस्त अभी चल रहा है, तो मैं सोचती हूँ मैं स्टार्टअप का ना आईपीओ लेकर आऊँ। अभी आईपीओ लेकर आ रही हूँ, इट मीन्स मुझे बहुत सारा पैसा तो मिलने वाला है, बहुत सारी फंडिंग तो मिलने वाली, लेकिन 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 मेरे स्टार्टअप के हालात इतने भी अच्छे नहीं है, मैं आईपीओ तो लेकर आने वाली हूँ। आईपीओ ऐसा है कि मैंने आज सोचा और कल मैं आईपीओ लेकर आ जाऊंगी? नहीं, बहुत टाइम लगता है आईपीओ में, बहुत सारे प्रोसेस होता है, कम से कम 1 साल लग जाएगा आईपीओ लाने में। तो यहाँ पर मेरे स्टार्टअप ने सोचा कि मैं आईपीओ लाना चाहती हूँ, आईपीओ के लिए भी कुछ खर्चे होंगे जो मुझे करने पड़ेंगे, तो ये जो बीच का टाइम होता है जब मुझे पैसे चाहिए होगा आईपीओ लाने तक का, उसको हम बोलते हैं ब्रिज राउंड। अभी मैं जो पैसा रेज कर रही हूँ आईपीओ लाने तक के लिए, जो मुझे पैसा चाहिए, उस पीरियड में जो मुझे पैसा चाहिए उसे मैं क्या बोलने वाली हूँ? ब्रिज राउंड में रेज करने वाली हूँ। ये एक स्टार्टअप को हेल्प करता है, जो गैप हो जाता है इन बिटवीन द लार्जर फंडिंग राउंड्स, उसमें ब्रिज राउंड करके आप आपका फंडिंग राउंड्स का गैप यहाँ पर खत्म कर सकते हो। तो ब्रिज राउंड इज नथिंग बट एक फाइनेंसिंग ऑप्शन है जो स्टार्टअप को हेल्प करता है इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द लार्जर फंडिंग राउंड्स। ठीक है, समझा इस बात को? मेरा स्टार्टअप आईपीओ लाने वाला है, आईपीओ में मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन अभी का जो टाइम है आईपीओ लाने तक का टाइम है, उस टाइम पर भी मुझे पैसे चाहिए, वो लार्जर फाउंडिंग राउंड तक पहुंचने के लिए भी आई नीड सम मनी, एंड दैट्स द रीजन मैं कहाँ जाऊंगी? ब्रिज राउंड पर चली जाऊंगी। ब्रिज राउंड का एक और नाम है, दैट इज इंटरिम फाइनेंसिंग राउंड्स विच इज रेस्ड बिटवीन लार्जर फंडिंग राउंड। कुछ लार्जर फंडिंग राउंड्स पहुंचने तक जब आप बीच में फाइनेंस रेस करते हो उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरिम फाइनेंसिंग राउंड। देखो यहाँ पर व्हेन स्टार्टअप नीड्स एडिशनल कैपिटल बिटवीन 2 राउंड्स ऑफ फंडिंग, इन दिस केस वो ब्रिज राउंड को यहाँ पर रेस कर सकता है। आप एक बार एग्जाम्पल पढ़ सकते हो सो दैट और क्लैरिटी हमारे दिमाग में आएगी। मीजर्स एबीसी एंड लिमिटेड इज ऑलरेडी अप्रूव्ड फॉर अ टर्म लोन ऑफ INR, देखो कितने सारे हैं, 5 crores from bank, but the loan is broken into tranches with the first tranche set to come in 6 months। ठीक है, यहाँ तक समझा? मेजर्स एबीसी लिमिटेड को ऑलरेडी 5 crores का लोन जो है अप्रूव हो गया है बैंक से, पर ये लोन ना ट्रेंचेस में है, इट मीन्स थोड़े थोड़े टाइम में आने वाला है। जो फर्स्ट ट्रेंच फर्स्ट टाइम जब मिलने वाला है वो अगले 6 months में मिलेगा। कंपनी में सीक अ ब्रिज लोन, इट कैन अप्लाई फॉर अ 6 month शॉर्ट टर्म लोन। अभी बीच में वो तो 6 महीने बाद मिलने वाला है, ये जो 6 months का टर्म है, 6 months का टेन्योर है, उसके लिए कंपनी क्या कर सकती है? ब्रिज राउंड रेस कर सकती है, सो दैट वो 6 महीने तक अच्छे से सर्वाइव करेगी। क्या ये क्लियर हुआ? पक्का से। इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या क्या देखा? वेंचर कैपिटलिस्ट देखा हम लोगों ने, फर्स्ट लार्ज राउंड दैट इज स्टार्टअप एक्सपेक्टेड टू रिसीव। वहाँ पर हमने देखा फंडिंग प्रोसीजर क्या होता है, लेटर ऑफ इंटेंट, टर्म शीट, अमोयू साइन होता है, डिबेंचर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट, फिर टर्म्स ऑफ डिबेंचर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट, सिक्योरिटीज इशू करो थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसेस, ई फॉर्म्स को फाइल करो, अमेंडमेंट करो आर्टिकल्स में, सारी की सारी कंडीशंस को कंप्लीट करो। सेकंड आप लोगों ने मेरे साथ क्या देखा? एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स होते हैं जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं इन एक्सचेंज फॉर एन इक्विटी स्टेक। कुछ रिस्ट्रिक्शन सेबी ने लगाए हैं, आप ऐसे ही स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते विच इज प्रमोटेड और स्पॉन्सर्ड बाय एनी पर्सन जिसका ग्रुप टर्नओवर एक्सीड करता है 300 करोड़। आप ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिससे आपका फैमिली कनेक्शन हो। मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना है? 10 लाख, मैक्सिमम 25 करोड़। एंड लास्टली हम लोगों ने क्या देखा था? यहाँ पर मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, आपका लॉक इन पीरियड 1 ईयर का होना चाहिए। थर्ड हमने देखा ब्रिज राउंड। ब्रिज राउंड बेसिकली क्या होता है? दो लार्जर फंडिंग राउंड के बीच का जो गैप है, उस टाइम जो आपको पैसे चाहिए वो आप ब्रिज राउंड से रेज कर सकते हो। ठीक है, वो आप ब्रिज राउंड से रेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी को अप्रूव हो गया, 5 करोड़ का लोन मिलने वाला है, 5 करोड़ का लोन मिलेगा, लेकिन ट्रेंचेस में मिलेगा, थोड़े थोड़े टाइम में मिलेगा। फर्स्ट ट्रेंच जो मुझे लोन मिलेगा वो 6 महीने बाद मिलेगा। अभी मुझे 6 मंथ्स तक भी सर्वाइव करना है, 6 महीने के लिए भी मुझे लोन चाहिए। इन दैट केस जब मैं पैसे रेस करती हूँ उसे बोला जाएगा ब्रिज राउंड। ब्रिज राउंड मतलब होता है इंटरिम फाइनेंसिंग राउंड बिटवीन द 2 लार्ज फंडिंग राउंड्स। क्या ये क्लियर हुआ है? क्या ये क्लियर हुआ?
वैसे आप लोगों का ध्यान तो यहाँ पर नहीं है, मैंने एंजल इन्वेस्टर्स रिवाइज करते टाइम एक टर्म बोली थी, मतलब अमाउंट बोला था, तो इंटेंशनली आई हैव पुट इट रॉन्ग, पर किसी भी बच्चे ने बोला नहीं यार दीदी वो वाला पॉइंट नहीं था, मैंने 2 बार बताया भी था, हिंट भी दिया था। एंजल इन्वेस्टर्स कितना इन्वेस्ट करते हैं, मिनिमम 25 lakhs, मैक्सिमम 10 crore, ठीक है, ध्यान रखना, मैंने इसका अपोजिट बोला था। ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गया हमें। नेक्स्ट है सीरीज फंडिंग। सीरीज फंडिंग क्या होती है, थोड़े थोड़े सीरीज में आपको यहाँ पर पैसा मिल रहा है, पहले ए सीरीज, बी, सी, डी। सीड फंडिंग होता है हमारा एक ही बार में पैसा मिल रहा है, राइट। यस शर्वरी, हाँ तो बोलने का इंटेंशनली, जब मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो फिर बोलने का दीदी ये वाला पॉइंट था, आई हैव टू चेक ना कितने बच्चे यहाँ पर एक्चुअली में प्रेजेंट है, या हम तो यार दीदी दिमाग यही है पर दिल ना इधर उधर चला जाता है हमारा। चलो सी, सीड फंड राउंडिंग, एंजल फंड राउंडिंग, ब्रिज राउंडिंग सब कुछ हो गया, फिर सीरीज फंड राउंड स्टार्ट होता है। यहाँ पे सीरीज क्या है, सीरीज ए से लेके सीरीज जेड तक यहाँ पर जाता है। सीरीज प्रेफर करी जाती है, यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि बहुत सारे स्टार्टअप सीरीज रेस राउंड करते हैं, सीरीज राउंड रेस करते हैं। सबसे पहली होती है आपकी सीरीज ए राउंड, जो कि रेंज होती है इसकी $2 मिलियन से लेकर $10 मिलियन, मतलब इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में कितना देने वाले हैं, $2 मिलियन से लेकर यहाँ पर $10 मिलियन तक देंगे। एंड इन एक्सचेंज वो आपकी कंपनी का 10% to 30% परचेज करने वाले हैं। इन एक्सचेंज कितना परचेज करेंगे, वो 10% to 30% परचेज करेंगे। अभी हम देखते हैं, अगर आपका स्टार्टअप चाहता है सीरीज ए फंडिंग रेज करना, तो किस किस चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना रहेगा, एंड इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इससे बहुत ही आराम से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। थिंग्स टू नो वाइल रेजिंग अ सीरीज ए। अभी आप चाहते हो सीरीज ए राउंड रेज करना, मतलब आपको पैसा तो चाहिए $2 मिलियन से $10 मिलियन तक, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, यू हैव टू बी सीरीज ए रेडी। आपको सीरीज ए के लिए एकदम से रेडी तैयार होना है। यू शुड बी फैमिलियर कि कौन कौन है जो वेंचर कैपिटलिस्ट जो आपको इतना फंडिंग कर सकते। आपको हमेशा अभी से तैयारी करनी सीरीज ए के लिए। मान लो मुझे 1 साल बाद पैसा चाहिए, लेकिन मुझे अभी से आई हैव टू गेट रेडी फॉर सीरीज ए राउंड्स, तो बी सीरीज ए रेडी। अगर आपको सीरीज ए राउंड रेज करना है तो आपको रेडी रखना है, फैमिलियर रहना है कि किस तरह से आप पैसा यहाँ पर लेने वाले हो। नेक्स्ट इज स्टार्ट अर्ली। इवन दो आई नीड मनी आफ्टर 1 year, लेकिन आई हैव टू स्टार्ट अर्ली, मुझे प्रायर स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे इवन दो आपके एग्जाम जून 25 में, लेकिन पढ़ना तो हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, राइट। वैसे ही इवन दो आपको जो पैसा चाहिए वो आफ्टर 1 year चाहिए, लेकिन मेक श्योर जो प्रोसेस है वो आप पहले ही यहाँ पर स्टार्ट कर दो। प्रोसेस पहले स्टार्ट कर दो, इट मीन्स एटलीस्ट 7 to 8 months पहले आपको प्रोसेस स्टार्ट कर लेना है फॉर रेजिंग सीरीज ए। डील प्रोसेस में 2 पार्ट्स होते हैं यहाँ पर। पहले होती है प्री टर्म शीट एंड द सेकंड इज पोस्ट टर्म शीट। प्री टर्म शीट क्या होता है, सब कुछ डिसाइड होने से पहले की कंडीशन क्या है और उसके बाद की कंडीशन क्या है। तो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, पहले ही स्टार्ट कर लेना है। थर्ड इज लेवरेज योर नेटवर्क। अपना नेटवर्क बढ़ाओ, अपने कनेक्शन बढ़ाओ, जितना हो सके उससे ज़्यादा अपने कनेक्शन यहाँ पर बढ़ाना है। वाई देयर इज अ नीड टू कनेक्ट, क्यों ज़रूरत है, जितने ज़्यादा लोगों से आप कनेक्शन बढ़ाओगे, पोटेंशियल मीटिंग्स करोगे, आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे एंड दे विल हेल्प यू आउट टू रीच योर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। वो आपको हेल्प करेंगे कि कौन आपको पैसा देने वाला है। सो यू हैव टू एक्सटेंड योर नेटवर्क। ये आपने आपकी CS जर्नी में भी ज़रूर सुना होगा दैट नेटवर्क्स एंड कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर CS जर्नी। आपके नेटवर्क्स होने चाहिए, आपका कनेक्शंस होना चाहिए। अभी आपको $2 मिलियन से $10 मिलियन तक का पैसा चाहिए, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी यू हैव टू एक्सटेंड योर नेटवर्क, यू हैव टू मेक द पोटेंशियल मीटिंग्स, यू हैव टू मीट द इन्वेस्टर्स यहाँ पर। तो आपको आपका नेटवर्क्स बढ़ाने पड़ेंगे एंड दैट विल हेल्प यू टू रेज सीरीज ए। वो आपको पैसा रेज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस योर पिच। अभी अपने पिच को प्रैक्टिस करो। ऐसा तो नहीं है कि तुमने ना बिल्कुल 6-7 महीने तक तो राइटिंग प्रैक्टिस करी नहीं और एकदम एग्जाम में जाकर लिखूं, तो कितना नया नया लगेगा ना दीदी, यार हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि क्या करना है, डेली डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सारे टेस्ट आपको देना है,
तो दैट एग्जाम तक जाते जाते आप प्रो हो जाओगे और एकदम ऐसे करके पिच बोलोगे। तो क्या करना है आपको भी, आपको पिच को प्रैक्टिस करनी है। आपको सीरीज ए के लिए पैसा चाहिए, आप पिच तो करोगे इन्वेस्टर्स के सामने। तो सबसे पहले कौन से लोगों के सामने जाओ, लो प्रायोरिटी इन्वेस्टर्स के पास जाओ। मतलब वो तुम्हें पता है इतना पैसा दे ही नहीं सकते हैं, या तुम्हें उनसे पैसा इतना चाहिए नहीं, वो कंपनी में इतना एडिशन लाएंगे नहीं, तो तुम इन इन्वेस्टर्स के पास जाओगे सो दैट तुम्हारी पिच की प्रैक्टिस हो जाएगी। वो कुछ फीडबैक्स देंगे, उससे आप इम्प्रूव कर सकते हो। फर्स्टली यू हैव टू मीट द लो प्रायोरिटी इन्वेस्टर्स ऑन योर लिस्ट। दे विल आस्क यू द रेलिवेंट क्वेश्चंस, वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको वैल्यूएबल फीडबैक देंगे, ऑब्वियसली जो तुम इनकॉर्पोरेट करोगे तुम्हारी पिच में बिफोर मीटिंग द टॉप प्रायोरिटी इन्वेस्टर्स ऑन योर लिस्ट। तो ये जो चीज़ है ना, बच्चे है ना बहुत सारी यूज़ करते हैं इंटरव्यू में। तो काफ़ी सारे बच्चों को मैंने सजेस्ट भी किया था। दैट्स इट्स। आपका CS आर्टिकलशिप होता है, इंटर्नशिप होता है एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के पास। तो उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वेदर यू वांट टू गो इन दिस फर्म और कंपनी। तो सबसे पहले अपना जो इंटरव्यू है, अभी शुरू शुरू में डर तो लगेगा, तो इंटरव्यू उस कंपनी में देकर आओ, उस फर्म में देकर जाओ जिसमें तुम इतने इंटरेस्टेड नहीं हो। चलेगा यार वहाँ पर नहीं हुआ तो भी चलेगा, हमें जाना ही नहीं। सो दैट वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, यू विल गेट टू नो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनसे कुछ फीडबैक मिलेगा तो समझ आ जाएगा। अभी जैसे आपका सपना है कि आपको तो रिलायंस में जाकर ही इंटर्नशिप करनी है, तो आपने काफ़ी सारी 4-5 कंपनीज में इंटरव्यू दे दिया, आपको क्वेश्चंस पता चल गए, फीडबैक पता चल गया, अब आप जाओगे आपकी टॉप प्रायोरिटी कंपनी के पास। एंड लाइक वाइज हमारा भी यहाँ पर हो रहा है, आप पहले प्रैक्टिस करोगे आपकी पिच को लो प्रायोरिटी इन्वेस्टर्स के सामने। दे विल आस्क यू द रेलिवेंट क्वेश्चन, गिव यू द वैल्यूएबल फीडबैक एंड विच यू विल इनकॉर्पोरेट इन द प्रैक्टिस ऑफ योर पिच ऑफ द टॉप प्रायोरिटी इन्वेस्टर्स। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट इज क्रिएट अ फंड रेज मोमेंटम। क्रिएट अ फंड रेज मोमेंटम क्या है, मतलब एक टाइम पे मल्टीपल वेंचर फंड्स को अप्रोच करना पड़ेगा। यू हैव टू बी डायनेमिक, एक पर टिके मत रहो, मल्टीपल वेंचर कैपिटलिस्ट पे अप्रोच करना पड़ेगा। ये स्टार्टअप के एस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो स्टार्टअप को सिर्फ एक पर ही टिके नहीं रहना है कि यही इसी वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा होना चाहिए। यू हैव टू अप्रोच टू वेंचर फंड, 3-4 वेंचर फंड पे अप्रोच करो, कहीं ना कहीं से तो बात बनी जाएगी, कोई ना कोई तो इंटरेस्टेड होगा ही तुम्हारी स्टार्टअप में। तो यू हैव टू अप्रोच टू मल्टीपल वेंचर फंड्स सेम टाइम पे। ये गुड आइडिया होता है सो दैट आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस में ईजीली यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नो द स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस। नो द स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस इट मीन्स आपको अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। यहाँ पर यू शुड नो अभी मार्केट में क्या चल रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, आप अगले 10 साल में अपने आप को कहाँ पर देखते हो, राइट? आप आगे का आपका प्लान क्या है, आपका इतना प्रॉफिट है तो आप आगे और कैसे कितना प्रॉफिट बनाने वाले हो। सो यू शुड नो स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस यहाँ पर क्या रहेंगी। नेक्स्ट इज गेट द डील टर्म्स राइट। इट मीन सीरीज ए टर्म में जो भी डील की टर्म होगी वो फ्यूचर में सारे राउंड के लिए यूज आती है। वंस आपको सीरीज ए राउंड मिल गया, फिर आपको सीरीज बी सीरीज सी मिलता है, तो एक बार जो भी डील में टर्म्स हुई है वो आगे आने वाले सारे राउंड्स में हेल्पफुल रहने वाली है। जैसे आपने सुना होगा कि बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार बेस अच्छा हो गया तो फिर आप आगे पढ़ लोगे। वैसे ही सीरीज ए राउंड में जो भी टर्म्स हैं वो एक तरह से फाउंडेशन का काम करती है फ्यूचर राउंड्स में। तो मेक श्योर कि आपकी डील टर्म्स एकदम परफेक्ट हो यहाँ पर। नेक्स्ट इज ज़्यादा होशियार मत बनो कि तुम सब कर लोगे। एंगेज अ प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल को एंगेज करो जिसने पहले ऐसी बहुत सारी डील्स करी हो, जिसे पता हो कि क्या स्ट्रक्चरिंग है, क्या राउंड्स होते हैं, सारे के सारे पर्सपेक्टिव यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यू शुड एंगेज अ प्रोफेशनल हु शुड नो द लॉ, हु शुड नो द कंप्लायंसेस ऑफ रेजिंग सीरीज ए। ठीक है, अभी प्रोफेशनल एंगेज किया है तो प्रोफेशनल क्या करने वाला है, सारा का सारा पेपर वर्क करने वाला है। तो पेपर वर्क इन प्लेस यहाँ पर होना चाहिए, आपको सारा पेपर वर्क कराना है। बिकॉज वी नो यार पेपर वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आजकल। हर चीज़ ऐसे बोली हुई चीज़ों का तो भरोसा ही नहीं है ना, हर चीज़ राइटिंग में होनी चाहिए, तो रिटर्न पेपर वर्क होना चाहिए। ड्यू डिलीजेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब कोई आपके स्टार्टअप में आके चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, तो योर पेपर वर्क शुड बी ऑर्गेनाइज, योर पेपर वर्क शुड बी इन द करेक्ट प्लेस। कोई भी आके उसे रिव्यू कर सकता है, इस तरह से आपका पेपर वर्क होना चाहिए। अच्छा, हमेशा जितना चाहिए उससे ज़्यादा मांगो, ये तो हम सभी को पता है ना, जितना चाहिए उससे ज़्यादा मांगो। यार ये आप लोग नॉर्मल लाइफ में भी करते हो ना, ये ठीक है, चाहिए 50,000, ठीक है, बट मांगेंगे हम ज़्यादा, क्योंकि
ज़्यादा मांगेंगे तो एटलीस्ट इतना तो मिलेगा ही ना दीदी। हम 80,000 मांगेंगे ताकि कम हो कि 50,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहीं पर भी स्टार्टअप में यही बोला, जितना चाहिए उससे 10 to 15% ज़्यादा बताओ। ठीक है, जो भी आपका बजट है उससे एटलीस्ट 10 to 15% ज़्यादा बताओ, बिकॉज नेगोशिएशन तो होगा ही होगा। भगवान को बोलते हैं मार्क्स भी हम टारगेट तो करेंगे, भगवान जी 100/100 देना, 100 थोड़ी नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट 80 तो आ ही जाएंगे हमारे, है ना। ठीक है, तो ये सब क्या था बेटा, ये थिंग्स टू नो जब आप सीरीज ए फंड रेस कर रहे हो। एंड बिकॉज क्योंकि मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, तो फिर मेरी ड्यूटी हो जाती है आप सभी को लर्न करवाना। ठीक है, हाँ, तो मेरी ड्यूटी है, आपका बस चले तो पेपर भी लिख कर आ जाऊँ मैं आपकी जगह, है ना। चलो चलो चलो, थिंग्स टू नो जब आप सीरीज ए फंड रेस करो। सीरीज ए बेसिकली मींस आप उन लोगों से पैसा रेस करोगे जो आपको $2 मिलियन से $10 मिलियन तक का पैसा देंगे। इन एक्सचेंज वो आपकी कंपनी का 10 to 15% परचेज कर लेंगे। सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी, सीरीज ए फंड रेस करते टाइम यू हैव टू बी रेडी, तैयार। तो बी सीरीज ए रेडी, एकदम रेडी रहो, स्टार्ट अर्ली, जल्दी स्टार्ट करो। इट मीन्स आपको 7 to 8 मंथ्स पहले ही आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, आपको प्रोसेस स्टार्ट कर लेना है। लेवरेज योर नेटवर्क, अपना कनेक्शंस बढ़ाओ, एक्सटेंड करो उस चीज़ों को। नेक्स्ट इज यू हैव टू प्रैक्टिस योर पिच। पहले लो प्रायोरिटी इन्वेस्टर्स के सामने, उससे क्वेश्चंस और फीडबैक मिलेगा, फिर टॉप प्रायोरिटी इन्वेस्टर्स के सामने। नेक्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ फंड रेज मोमेंटम। ठीक है, एक साथ मल्टीपल वेंचर कैपिटलिस्ट के पास बात बनाओ तो कहीं ना कहीं तो आपकी बात बन ही जाएगी। सिक्स यू हैव टू नो द स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस, अभी मार्केट में प्रैक्टिस क्या चल रही है। नेक्स्ट गेट द डील टर्म्स राइट, इट मीन सीरीज ए के लिए जो भी टर्म्स होगी वो आपका फाउंडेशन का काम करने वाली है। ज़्यादा होशियार मत बनो, प्रोफेशनल एंगेज करो, एंगेज अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्या करने वाला है, प्रोफेशनल पेपर वर्क इन प्लेस होना चाहिए। लास्टली जो भी चाहिए, रेज मोर देन 10 to 15% व्हाट इज बजटेड फॉर। ठीक है, क्या ये डन है। स्टार्टअप का कोई लॉ नहीं है साधक, SBIL में कोई लॉ नहीं है, कंपनीज एक्ट में हम लॉ पढ़ते हैं। लेवरेज मतलब एक्सटेंड होता है विनीत, कहा गया हमारा, लेवरेज मतलब एक्सटेंड योर नेटवर्क, अपना नेटवर्क बढ़ाओ। ठीक है, डन है। कौन सा 10 to 30, क्लियर हो गया है, ये सारे के सारे पॉइंट्स याद हो गए। एक बार सच में मेरे लिए प्लीज क्लोज योर आईज और सारे पॉइंट्स बोलो, मैं भी बोल रही हूँ तुम भी बोलो, ठीक है, मन में, है ना। बी सीरीज ए रेडी, सबसे पहले सीरीज ए के लिए रेडी हो जाएंगे, फिर हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं तो स्टार्ट अर्ली करेंगे हम। फिर उसके बाद हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया, हमारा नेटवर्क लेवरेज करेंगे, लेवरेज योर नेटवर्क। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, दीदी इन सारे टर्म्स को ऊपर नीचे करके लिखे, तो ऐसा नहीं करना है। सीरीज ए के लिए हर चीज़ ये भी सीरीज में होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, शुरू से स्टार्ट करते हैं। बी सीरीज ए रेडी, हम सीरीज ए के लिए रेडी तैयार रहने वाले। ओके, हम रेडी तैयार रहने वाले। स्टार्ट अर्ली, एंगेज करेंगे, लेवरेज करेंगे नेटवर्क को। नेटवर्क तो बन गया, अभी प्रैक्टिस करेंगे पिच को। हम सबसे पहले पिच प्रैक्टिस कर ली, एक से तो काम नहीं चलेगा, बहुत सारे लोगों के सामने करनी पड़ेगी। तो क्रिएट अ फंड रेज मोमेंटम, उसके बाद हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस क्या चल रही है, पता है। गेट द डील टर्म्स राइट, एंगेज अ प्रोफेशनल, पेपर वर्क इन प्लेस, एंड जो भी चाहिए उसे मोर देन 10 to 15% बोलो। क्या ये क्लियर है। यस जी की परचेज ऑफ 10 to 30%। नेक्स्ट हम आ चुके हैं डेट फाइनेंसिंग के ऊपर, जो बोलता है यहाँ पर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड NBFCs। अभी आपको डेट चाहिए, डेट सिंपली सेज कि हम हमारा कंपनी का 1% भी नहीं देने वाले हैं, हम आपसे पैसा लेंगे एंड इन एक्सचेंज वी आर गोइंग टू रीपे यू द मनी विथ इंटरेस्ट, हम यहाँ पर इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, तो बैंक्स और NBFC से आप यहाँ पर लोन्स ले सकते हो। दे विल हेल्प यू टू फाइनेंस, आप इन्वेंट्री परचेज कर सकते हो, आपको जहाँ पर भी एक्सपेंशन में पैसे चाहिए आप ले सकते हो। व्हाट इज़ द प्रोसेस, अगर आप बैंक से पैसा लेते हो तो प्रोसेस आखिरकार है क्या। सबसे पहले व्हाट यू विल डू, आप अप्लाई करोगे लोन सेंक्शन के लिए, आपको पैसा चाहिए, आपको बोरो करना है, तो यू विल मेक एन एप्लीकेशन फॉर लोन सेंक्शन की हमें आप लोन दे दो। सैंक्शन लेटर आ जाएगा बैंक से, बैंक आपको सैंक्शन लेटर दे देगा, ठीक है हम आपको लोन सैंक्शन करने वाले। आफ्टरवर्ड्स देयर वुड बी एन अग्रीमेंट, किसके बीच में अग्रीमेंट बनेगा, बैंक के बीच में और जो भी आपका बोरोवर है उनके बीच में अग्रीमेंट बनने वाला है लोन का। कुछ डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, डीड ऑफ मॉर्गेज, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी है तो
डीड ऑफ हाइपोथिकेशन, अगर कोई गारंटी दे रहा है डीड ऑफ गारंटी, शेयर्स प्लेज करे तो शेयर प्लेज अग्रीमेंट, या फिर मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट एक्सेट्रा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें से कोई भी बन सकते हैं। ये क्या है, किस तरह से आप बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से लोन ले सकते हो। सो प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे लोगे। फर्स्टली हम अप्लाई करेंगे लोन सैंक्शन के लिए बाय द बोरोवर, बैंक क्या दे देगा, लोन सैंक्शन अप्रूव कर देगा, उसके बाद एक अग्रीमेंट बनेगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे, किस किस के डॉक्यूमेंट्स होंगे, डीड ऑफ मॉर्गेज, डीड ऑफ हाइपोथिकेशन, डीड ऑफ गारंटी, शेयर प्लेज अग्रीमेंट। ठीक है, कहाँ कहाँ पीयूष, कहाँ पिछले 3 क्लास से डिबेंचर्स पढ़ रहे हो? मैं तो स्टार्टअप ही पढ़ा रही हूँ जितना मुझे आइडिया है। ठीक है, SBIL में तो हम स्टार्टअप ही पढ़ रहे हैं, और डिबेंचर्स तो आज स्टार्ट हुआ कंपनी लॉ में। नेक्स्ट देखो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये बोलते हैं यार इंडिया के लोगों से ही कब तक पैसा मांगेंगे, अभी यार कटोरा खाली हो गया तो बाहर से भी पैसा मांगो। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मीन्स बाहर के लोगों से भी पैसा लो, बाहर के लोगों से भी पैसा बोरो करो, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। कैसे बोरो कर सकते हो, उधर उनके बैंक से लोन ले सकते हो, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, ये सारी चीज़ों को ना डिटेल में ECIPL में पढ़ोगे। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स उधर भी इशू कर सकते हो आप। बेसिकली नॉन रेसिडेंट लेंडर से आप पैसा लोगे आपकी कंपनी को फंड करने के लिए। और जब भी आप बाहर से पैसा लेते हो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, बाहर से आउट ऑफ इंडिया से पैसा लेते हो, वो 2 रूट्स के अंदर आता है, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, अप्रूवल में आपको RBI की अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा CGTMSE लोन। इसका मतलब होता है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज स्कीम। इसके अंदर हुआ क्या, बेसिकली गवर्नमेंट पैसे देती है बैंक को। ठीक है, तो गवर्नमेंट विल गिव मनी टू द बैंक, और बैंक आगे किसको हेल्प करते हैं, बैंक आगे हेल्प करते हैं आपके स्टार्टअप को और आपके MSMEs को। ये क्या बोलता है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करना चाहती है, तो यहाँ पर आपको लोन मिल सकता है 1 करोड़ तक का, और वो भी विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी श्योरिटी आपको बैंक्स लोन दे देगी। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो डेट फाइनेंसिंग में 3 चीज़ें पढ़ी हमने, बैंक से लोन मिल जाएगा आपको, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और CGTMSE। ठीक है, नेक्स्ट है IPO। अरे सबसे बढ़िया, ना इक्विटी चाहिए ना डेट चाहिए, तो आप क्या करो, इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO लेकर आ जाओगे। आपकी कंपनी पैसा रेज कर सकती बाय ऑफरिंग इट्स इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक, पब्लिक को अपने इक्विटी शेयर्स ऑफर करेगी और पैसा यहाँ पर रेज कर सकती है। सो दीज आर द 3 मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। स्टार्टअप को पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग एंड IPO विच इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। शुरू होते से ही खत्म हो गया। अभी टॉपिक ये वाला बोलता है अनकन्वेंशनल मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शंस विच आर नाउ बिकमिंग पॉपुलर। तो पहले इतना पॉपुलर नहीं थे ये फाइनेंसिंग ऑप्शंस, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। जिसमें से वन ऑफ इट इज़ क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग से क्या लगता है, क्राउड फंडिंग, क्राउड मतलब भीड़ भाड़, फंडिंग मतलब पैसा चाहिए, मतलब भीड़ के सामने चले जाओ, चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोलोगे पैसा चाहिए पैसा, हमारा ये आइडिया है, बस वैसा ही कुछ है बट इन द ऑनलाइन मोड। ये फिनोमेना अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर भी हो रहा है। यहाँ पर जो भी एंटरप्रेन्योर होगा वो अपना आइडिया शोकेस करता है बिफोर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों के बीच में मेरे को मेरा आइडिया शोकेस करना है कि सुनो, मैं एक ऐसा मैट बना के आई हूँ, जादुई मैट, जो कि फ्लाई होता है, तुम्हें कहीं से भी कहीं भी पहुंचा देगा, और मेरा आइडिया बहुत अच्छा है। अभी मैं लोगों को कन्विंस करूंगी कि समझो इसकी कितनी ज़रूरत है, कितना इंपॉर्टेंस है, ये आपका टाइम सेव कर रहा है, ये आपका कॉस्ट सेव कर रहा है, आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन जाओगे। अरे मतलब मजे ही मजे है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं कन्विंस करना चाह रही हूँ लोगों को ऑफ इट्स यूटिलिटी एंड सक्सेस। एंटरप्रेन्योर कैसे पैसे लेगा, एंटरप्रेन्योर बहुत सारे लोगों से पैसा लेगा बाय शोकेसिंग देयर आइडिया टू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, एंड आई विल ट्राई टू कन्विंस देम अबाउट द यूटिलिटी ऑफ माई प्रोडक्ट एंड अबाउट द सक्सेस ऑफ माई प्रोडक्ट। एंटरप्रेन्योर को बेसिकली अपना प्रोफाइल बनाना है पोर्टल पर, अपनी एक प्रेजेंटेशन देनी है,
जिसके अंदर क्या होगा, इन दिस प्रेजेंटेशन आई हैव टू इंक्लूड द बिजनेस आइडिया, कि बिजनेस आइडिया क्या है हमारा, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या रिवॉर्ड्स और रिटर्न्स मिलेंगे इन्वेस्टर्स को, और इमेजेस से मुझे इसे बताना पड़ेगा। प्रोजेक्ट के आप वीडियोस भी यहाँ पर लगा सकते हो। सेबी 2014 में, सेबी मतलब कौन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी 2014 में कंसल्टेशन पेपर भी लेकर आई थी क्राउड फंडिंग के ऊपर, जिसमें हमने बताया था किस तरह से क्राउड फंडिंग होती है। हालांकि कोई प्रॉपर चीज अभी तक क्राउड फंडिंग के ऊपर नहीं बनी है। ठीक है, क्या ये क्लियर है, क्या ये डन है? क्राउड फंडिंग समझा? ये एक रीसेंट फिनोमेना है जो बहुत प्रैक्टिस हो रहा है फॉर गेटिंग द सीड फंडिंग। इट मीन्स अगर किसी को इनिशियल स्टेज पे भी पैसा चाहिए तो भी वो क्राउड फंडिंग के थ्रू कर सकता है। बेसिकली पोर्टल पर आपको आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है, यू हैव टू शोकेस योर आइडिया, आपको उसका यूटिलिटी और सक्सेस बताना है, आपको इमेजेस देनी है, वीडियोस देनी है, अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन यहाँ पर करना रहेगा। क्या ये क्लियर है? इनको मस्ती सूझ रही है ना? नेक्स्ट है इंक्यूबेटर्स। कभी सुना है ये टर्म इंक्यूबेटर्स? तो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई प्री मैच्योर बेबी डिलीवर हुआ है तो हॉस्पिटल्स में तुमने देखा होगा उन्हें इंक्यूबेटर में रखा जाता है। इफ एट ऑल अगर कोई प्री मैच्योर बेबी डिलीवर हुआ, बिफोर इट्स टाइम अगर डिलीवर हुआ है, तो वो क्या होता है, उसे पूरा एक एनवायरनमेंट देते हैं सो दैट वो ग्रो कर पाए। वैसे ही स्टार्टअप में इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, ये स्टार्टअप को इन्वायरमेंट देते हैं, पैसा नहीं देंगे, ये स्टार्टअप को एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं, उन्हें जो चाहिए वो देते हैं सो दैट वो आगे ग्रो कर पाए। दीदी मतलब क्या, हो सकता है स्टार्टअप के पास पैसा तो हो बट उन्हें पता नहीं वो आगे कैसे बढ़ा जाए, एक्सपर्टीज चाहिए यार उन्हें मेरी, ठीक है, तो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, मैनेजमेंट देते हैं, ऑफिस के लिए कुछ स्पेस चाहिए वो देते हैं, मेंटोरशिप चाहिए वो देते हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए वो देते हैं। सो इंक्यूबेटर सबको सब कुछ देते हैं एक्सेप्ट मनी, और इन एक्सचेंज वो आपसे इक्विटी स्टेक यहाँ पर लेते हैं। मतलब ये जो स्टेप है ये सीड फंडिंग से भी पहले आता है, ठीक है, प्रीसीड द सीड फंडिंग स्टेज, और वो हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योर को उनका बिजनेस आइडिया डेवलप करने में। मतलब मुझे ये तो समझ आ गया कि मेरा प्रोडक्ट बहुत मस्त है, फ्लाइंग मैट है ना, लेकिन आई हैव टू सी कि इसकी मार्केटिंग कैसे करूँ, मैं लोगों तक कैसे पहुंचाऊं, मैं इसे, इसमें कौन कौन से डिजाइन्स बनाऊं, कैसे इसका ऐड करूं, तो ये सभी मुझे कौन हेल्प करने वाला है, इंक्यूबेटर्स हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, ये हेल्प करेंगे टू डेवलप अ बिजनेस आइडिया और टू मेक अ प्रोटोटाइप बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज और सर्विसेज, एक्सचेंज में आपसे इक्विटी स्टेक ले लेंगे। इंक्यूबेटर्स आपको ऑफिस का स्पेस दे सकते हैं एज आई हैव टोल्ड यू, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, लीगल कंप्लाइंसेस, मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, मेंटरिंग, एक्सेस दे सकते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट का। और यूजुअली ये इंस्टीट्यूट्स पता है कौन होते हैं, गवर्नमेंट सपोर्टेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं। इट मीन्स जनरली ये आईआईटीज और आईआईएम्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है यहाँ पर, लाइक आईआईएम और आईआईटी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, प्राइवेट बिजनेस इंक्यूबेटर्स जो कि इंडस्ट्री रन करती हैं। क्या समझ आया इंक्यूबेटर्स का काम क्या है? यस गौरव, चलिए आगे बढ़े। तो अनकन्वेंशनल मोड पे अगर क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द अनकन्वेंशनल मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शंस फॉर ए स्टार्टअप, देयर आर टू मोड्स, द फर्स्ट वन इज क्राउड फंडिंग, यू हैव टू एक्सप्लेन द क्राउड फंडिंग, एंड द सेकंड वन विल बी इंक्यूबेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है एंटरप्रेन्योरशिप। आखिरकार एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, एंटरप्रेन्योर है कौन? आजकल हर कोई इंसान अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली मींस एक प्रोसेस होता है पैसा कमाने का, प्रॉफिट अर्न करने का, अपनी वेल्थ को अर्न करने का। अच्छा, मेन चीज का ध्यान रखना, की एलिमेंट्स क्या है एंटरप्रेन्योरशिप में। इरवो क्या है, इरवो इनोवेशन होना है, कुछ रिस्क टेकिंग लेता है, विजन अच्छा होता है, और ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। ये नॉर्मली एक बिजनेसमैन भी और एक एंटरप्रेन्योर भी है। नॉर्मल लैंग्वेज में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर बेसिकली टेक्स हायर रिस्क, ज्यादा रिस्क लेता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है, पैसा कमाता है, दैट इज एंटरप्रेन्योर।
हो सकता है वो कुछ इनोवेटिव करे, हो सकता है इनोवेटिव ना करे, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव करे। तो 4 की एलिमेंट्स है, वो इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, आपका विजन क्या है और आप उन सबको ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑल्सो आपके ICSI MET में भी बहुत डिटेल में नहीं दे रखा। जो भी पर्सन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है उसके ट्रेट्स क्या है, ट्रेट मतलब कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उस पर्सन के। ये पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसका खुद का एंटरप्राइज है। मतलब आज अगर मैं सोचती हूँ कि यार मैं क्या करूँ, किराने की दुकान लगा देती हूँ, जनरल स्टोर की शॉप लगा देती हूँ, इज इट अ न्यू आइडिया? नहीं, नया आइडिया नहीं, फिर भी मैं अपने आप को क्या बोलूँगी, एंटरप्रीनियर हूँ मैं तो, ठीक है। सो ऐसा पर्सन जो डेवलप करता है ओन एंटरप्राइज, मॉडरेट रिस्क टेकर है, अभी रिस्क तो लेनी पड़ेगी, हर बिजनेस में रिस्क होती है, ठीक है। नेक्स्ट इनोवेटिव है, कुछ इनोवेटिव भी कर सकता है वो। उसका स्ट्रॉन्ग अर्ज है टू बी इंडिपेंडेंट, मतलब अंदर से बहुत इच्छा है कि हमें कैसे बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है यहाँ पर, ठीक है। परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली वो ट्राई करता है कुछ बेटर करने का, कुछ अच्छा करने का, तो परसिस्टेंटली आप ट्राई कर रहे हो कुछ और बेटर करने का। प्रिपेयर हो कि कुछ भी हार्ड लाइफ आ जाए हम डट कर खड़े हुए, कुछ भी हो जाए हम डट कर पढ़ेंगे जैसा कि तुम्हें होना चाहिए। ये एंटरप्रेन्योर के ट्रेड्स से तुम अपने लिए बहुत कुछ सीख सकते हो। कुछ भी हो जाए, कितनी भी शादी आ जाए, फेस्टिवल्स आ जाए, त्योहार आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ तबीयत खराब हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, हम तो डट कर खड़े, हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। डिटरमाइंड होने चाहिए बट पेशेंट होने चाहिए, पेशेंस होना ज़रूरी है। आपके अंदर एक सेंस ऑफ लीडरशिप होना चाहिए यहाँ पर, साथ ही साथ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए। कोई भी बिजनेस आ जाए हम साथ में कॉम्पीट करने वाले हैं, सो यू शुड हैव अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। ओरिएंटेड टुवर्ड्स द फ्यूचर, एकदम फ्यूचर ओरिएंटेड होने चाहिए, इसीलिए हमने की एलिमेंट्स में क्या पढ़ा था, आपका विजन क्या है, और आप ऐसे होने चाहिए किसी भी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दो। सी दिस फीचर दैट कन्वर्ट अ सिचुएशन इनटू अपॉर्चुनिटी, ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर का ही फीचर नहीं है, ये आपकी रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल हो जाता है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, यू शुड कन्वर्ट इट इनटू अपॉर्चुनिटी, दिस इज द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, और आगे आपको बहुत काम आने वाला है। दीदी बहुत सारे सिलेबस से याद कैसे करें, अभी यू हैव दिस प्रॉब्लम बट अब इसको कन्वर्ट करो सोल्यूशन में, कि आप रोज रोज बार बार रिवाइज करके इसे लर्न कर सकते हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हमें बहुत बार प्रॉब्लम्स आएगी बट आपका अप्रोच होना चाहिए लाइक एन एंटरप्रेन्योर टू कन्वर्ट द सिचुएशन इनटू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यस, मेक श्योर कि हमें 6 to 7 पॉइंट्स यहाँ पर पता हो, आराम से बता सकते हो। ऐसा पर्सन जिसका खुद का एंटरप्राइज हो, परसिस्टेंटली काम करता है, विद स्टैंड खड़ा है, डिटरमाइंड है बट पेशेंस है, फ्यूचर ओरिएंटेड है ये पर्सन, स्ट्रॉन्ग अर्ज है कुछ करने की, यहाँ पर कुछ अलग करने की, इनोवेटिव करता है, ये सारा काम सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जी ट्रेट तो हमने देख ली कि एंटरप्रेन्योर में ऐसा होना चाहिए, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देख लो। बेटा शादी और कार्ड हो गया हो तो इधर पढ़ ले, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर देख ले क्या। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, आपकी मेंटल एबिलिटी एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। यू शुड नो आपको आपका बिजनेस का सीक्रेट कैसे करना रखना है। अभी मैंने फ्लाइंग मैट बने पर कैसे बनाए, सीक्रेट सिर्फ मेरे तक ही होना चाहिए। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्लियर होने चाहिए। ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करके रखो आप, एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी, आप इजीली सबसे कम्युनिकेट करना चाहिए, आपको रिलेशन मेंटेन करने से। एंटरप्रेन्योर अगर किसी से रिलेशन मेंटेन ही नहीं करेगा तो उसका बिजनेस एक्सटेंड नहीं होगा। मेक श्योर यू क्रिएट रिलेशंस विद द ह्यूमंस, काफ़ी ज़्यादा लोगों से आप रिलेशन मेंटेन करो, आप नेटवर्क को यहाँ पर लेवरेज करोगे। तो मेंटल एबिलिटी, बिजनेस सीक्रेट होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्लियर होने चाहिए, रिलेशन मेंटेन करो ह्यूमंस, और कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, बिजनेस सीक्रेट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, ह्यूमन से रिलेशन मेंटेन करेंगे, और कम्युनिकेशन एबिलिटी, POH, या हॉक कर दो इसको, MB हॉक, है ना। मेंटल एबिलिटी, बिजनेस सीक्रेट होना चाहिए, H से ह्यूमन रिलेशन, O से ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, एंड C से कम्युनिकेशन एबिलिटी। क्या ये क्लियर है?
ये क्या किसी के मन में ये आ रहा है कि मैम हाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप में आखिरकार डिफरेंस क्या है? तो ये क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया था, इट मीन्स आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये। प्राइमरी डिफरेंस क्या है स्टार्टअप के बीच में और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में? तो द मेन डिफरेंट इज एंटरप्रेन्योरशिप मतलब सारे बिजनेस, नए बिजनेस भी आ जाएंगे, ओल्ड बिजनेस भी आ जाएंगे, छोटे बिजनेस भी आ जाएंगे, पार्टनरशिप फर्म भी आ जाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप भी आ जाएगी, कोई भी कॉर्पोरेशन हो जाएगी, हो सकता है वो किसी नए आइडिया पे बेस्ड हो या हो सकता है किसी एग्जिस्टिंग आइडिया पे बेस्ड हो। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सब कुछ आ जाएंगे, तुम समझ रहे हो, नया भी पुराना भी, सोल प्रोप्राइटरशिप भी, पार्टनरशिप भी, फर्म भी, कॉर्पोरेशन भी। इट कैन बी बेस्ड ऑन न्यू आइडिया, इट कैन बी इनोवेटिव या हो सकता है वो इनोवेटिव नहीं हो, एग्जिस्टिंग आइडिया के ऊपर ही बेस्ड हो, वो हो गया आपका एंटरप्रेन्योरशिप। बट स्टार्टअप मतलब क्या? स्टार्टअप मतलब ऐसा बिजनेस जो फाउंडर्स स्टार्ट करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और प्राइवेट कंपनी हो सकता है। जो क्यों बनाया जाता है? इनोवेशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए, जिसमें कुछ यूनिक आइडियाज होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो क्या होता है? हमारा स्टार्टअप होता है। ऑन द अदर हैंड स्टार्टअप न्यूली इमर्स्ड बिजनेस होता है, इंडिविजुअल फाउंडर्स स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मार्केट गैप को मीट करते हैं। इट मीन्स न्यू बिजनेसेस विथ यूनिक आइडियाज। क्या ये क्लियर है? क्या ये डन है? या कोई तरह का डाउट? नेक्स्ट देखो यूनिकॉर्न। अभी यूनिकॉर्न मतलब कौन? उड़ता हुआ घोड़ा, जो हमें बहुत पसंद है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स मतलब क्या होता है? तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स किसको बोला जाता है? ऐसे स्टार्टअप कंपनीज जिसका वैल्यूएशन ओवर $1 बिलियन हो है। अभी इनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है, तुम समझ रही हो? मतलब स्टार्टअप कब बोला जाएगा? जब आप 10 साल तक हो तब स्टार्टअप बोला जाएगा। आपका तो वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो गया, इट मीन्स आप एक्सट्रीम ग्रोथ स्टेज पर यहाँ पर आ चुके हो। यू आर द यूनिकॉर्न, आप डिसरप्टर्स होते हो मार्केट में, मतलब आप इतने यूनिक तरह से सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। यू आर यूनिकॉर्न एंड आई एम वेरी ग्लेड टू शेयर विथ यू दैट PW इज ऑल्सो अ यूनिकॉर्न, जिसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है इन अ इनक्रेडिबली यूनिक वे। तो यूनिकॉर्न का काम ही यही होता है। ये नॉलेज के लिए बोला गया है, ये जो आपका बेंगलुरु है वो इंडिया का यूनिकॉर्न कैपिटल बोला गया, बिकॉज लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, आफ्टर दैट दिल्ली NCR में, और इसके बाद किस तरह मुंबई में है। नेक्स्ट इज वाइल एवरी स्टार्टअप, हर एक स्टार्टअप की अपनी यूनिक जर्नी होती है यूनिकॉर्न बनने के लिए, बट मिनिमम टाइम जो स्टार्टअप के लिए होता है दैट इज 6 मंथ्स और 26 ईयर्स लग सकते हैं मैक्सिमम। सी कंपनी के बारे में बताया गया दैट इज मेंसा ब्रांड्स, एंड मेंसा ब्रांड्स एशिया की एक ऐसी कंपनी है विच टुक ओनली 6 मंथ्स टू बिकम अ यूनिकॉर्न। इसे यूनिकॉर्न बनने के लिए सिर्फ और 6 मंथ्स लगे थे। यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है? इस चीज का ध्यान रखना है कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप किसे बोला जाएगा। अभी आई एम गोइंग टू शेयर ऑल्सो केस स्टडी। एक बार देख लेते हैं यूनिकॉर्न के बाद क्या? मैम स्टार्टअप बन गए, स्टार्टअप के बाद यूनिकॉर्न है क्या? यूनिकॉर्न के आगे भी कोई स्टेज है क्या? यस, यूनिकॉर्न के आगे भी एक स्टेज है, दैट इज डेकाकॉर्न। डेकाकॉर्न मतलब ऐसी कंपनी जिसका वैल्यूएशन $10 बिलियन हो चुका। यूनिकॉर्न में क्या था? $1 बिलियन था। डेकाकॉर्न में आपका वैल्यूएशन इज $10 बिलियन या उससे ज़्यादा। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है हमारे स्टार्टअप में। ऑब्वियसली वी कैन सी, अभी तो शार्क टैंक इंडिया का सीजन 4 भी आ गया है ना, तो वहाँ पर भी बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत नए नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज आप मार्केट गैप को देखते हो, कहाँ पर मार्केट गैप है और उसे फिल करते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इज यू हैव अ केस स्टडी ऑन जोमेटो, जो कि इंडिया का पहला लिस्टेड यूनिकॉर्न बना था। तो जरा जोमेटो के बारे में देख लिया जाए। वी ऑल नो जोमेटो, है ना? कुछ मन नहीं हो रहा घर का खाने का तो डायरेक्ट जोमेटो चलता है हमारा, यहाँ पर क्या मंगवाए और क्या ना मंगवाए। तो जोमेटो के लिए क्या बोला गया है? कैसे जोमेटो इंडिया का पहला लिस्टेड यूनिकॉर्न बना? यूनिकॉर्न बना मतलब वैल्यूएशन $1 बिलियन और मोर। ओरिजिनली जोमेटो पहले जोमेटो नाम से नहीं था, जोमेटो को इनकॉर्पोरेट कैसे किया था? बाय द नेम ऑफ DC फूडीवे ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। फिर उसका नाम चेंज किया गया टू जोमेटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड 2012 में।
फिर से चेंज किया गया जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड ऑन 22 अप्रैल 2020, ठीक है। तो फाइनली उसका नाम जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड हो गया। आफ्टरवर्ड्स इसको एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया गया, दैट इज जोमेटो लिमिटेड। पहले सिर्फ इसकी एक सिंगल सर्विस कैटेगरी थी, सिंगल सर्विस प्रोवाइडर था, लेकिन उन्हें लगा स्कोप अच्छा है, उन्हें पता चला, उन्होंने मल्टी कैटेगरी यहाँ पर दी है, विच इज सर्विस प्रोवाइडर बन गया मल्टी कैटेगरी में। साथ ही साथ उन्होंने कनेक्ट किया कस्टमर्स को, रेस्टोरेंट्स को और बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स को भी। उन्होंने गैप पकड़ लिया मार्केट में कि लोगों को नया नया खाना तो है, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू गो टू दैट प्लेस, या कभी कभी वो जा नहीं सकते हैं, और रेस्टोरेंट्स को भी अपना फूड तो सेल करना है। तो उन्हें पता चल गया मार्केट के बीच में यहाँ गैप है, दे फाइंड द गैप, दे फाइंड द इनोवेटिव आइडिया। उन्होंने दोनों के साथ कोलैबोरेट किया, उन्होंने कनेक्ट किया कस्टमर्स को और रेस्टोरेंट्स को, एंड फाइनली आज जोमेटो बहुत अच्छा कर रहा है, राइट। तो उन्होंने कनेक्ट किया कस्टमर्स को, रेस्टोरेंट्स को, सारे के सारे डिलीवरी पार्टनर्स को, और जोमेटो बन गया आपके नेशन का फर्स्ट लिस्टेड यूनिकॉर्न। क्या ये क्लियर है? इनको देखो कुछ खाने का मन भी होने लग गया है ना। तो दिस वाज अबाउट द केस स्टडी ऑन जोमेटो। क्या किसी भी पॉइंट पे हमें डाउट है? वेंचर कैपिटलिस्ट चांदनी मतलब वो बड़ी बड़ी कंपनीज, और नॉर्मली वेंचर अगर आप पूछ रहे हो तो इट मीन्स बिजनेस, है ना। हर्षा कंपनी लॉ में लॉ ऑफ टॉर्ट्स है ही नहीं सीएस एग्जीक्यूटिव में बेटा। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा, आपको मॉड्यूल में एक और केस स्टडी मिलेगी सेम यूनिकॉर्न के ऊपर ही। नॉर्मली जस्ट गिव इट अ रीड, कभी भी ऐसे केस स्टडी पूछी नहीं जाएगी, लेकिन एक रीड कर लेना उस कंपनी की क्या हिस्ट्री थी और कैसे वो यूनिकॉर्न बनी, राइट। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी मिल रही है दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर, और हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म खत्म खत्म। तो दिस इज अबाउट दिस। लेट्स स्विच टू द तूफानी रिवीजन पार्ट। आज तो है ना लेक्चर भी बहुत तूफानी लगा होगा, शुरू होते से ही खत्म हो गया वाला। क्या बताओ? वहां करेंगे। चलो स्टार्ट करें। यस पीयूष आनंद, उसके बारे में केस स्टडी बोली मैंने। अभी स्वाहा पूरा हुआ नहीं है जब तक रिवाइज नहीं करोगे। चलो चलो चलो, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज गोइंग टू स्पीक विथ मी, बिफोर मी, आफ्टर मी, जैसे इच्छा हो, पर बोलना है, रिवाइज करना है, रिकॉल करना है यहाँ पर, ठीक है। पक्का से बोलोगे मेरे साथ? हाँ सच्ची सच्ची। इनको देखो, क्या बोलूँ मैं, भूमि बोल रही मैम कुछ ऑर्डर करो, चैप्टर ओवर हो गया है। ठीक है, तो मैं एक काम करूँ, सब मुझे ही ऑर्डर कर दो, मैं आ जाती हूँ, है ना। रिवीजन कर ले। तो कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? क्या क्या फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल है स्टार्टअप को? वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट वन इज सीड फंडिंग। जो पहली स्टेज पे पैसा चाहिए होता है, जो पहले नेसेंट स्टेज पे पैसा चाहिए होता है, उसे सीड कैपिटल बोलते हैं। द फंडिंग इज सीड फंडिंग। ये पैसा कहाँ से आता है? फाउंडर का खुद का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है, रिलेटिव्स का हो सकता है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा लेस होता है। नेक्स्ट हमने देखा इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग में सबसे पहला वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी। इट इज़ द फर्स्ट लार्ज राउंड जो एक स्टार्टअप एक्सपेक्ट कर सकता है टू रिसीव। वेंचर कैपिटलिस्ट आपको पैसा लेंगे, इन एक्सचेंज आपसे इक्विटी स्टेक ले लेंगे। व्हाट इज द प्रोसीजर? सबसे पहले टर्म शीट, लेटर ऑफ इंटेंट या एमओयू साइन होता है बिटवीन द स्टार्टअप एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, इन विच दे डिसाइड कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस एंड ड्यू डिलीजेंस है। सेकंड में आप शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट, डिबेंचर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट साइन करते हो, क्योंकि वो या तो शेयर्स लेंगे या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लेंगे। थर्ड में शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, डिबेंचर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन होती है। फोर्थ में आप सिक्योरिटीज इशू करोगे। कैसे इशू करते हो? थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसेस। आफ्टरवर्ड्स आप सारे फाइल करोगे ई फॉर्म्स आरओसी के पास, अमेंड करोगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज पर शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, एंड कंप्लीट करोगे सारी की सारी कंडीशंस जो भी मेंशन है।
सेकंड हमने देखा एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स होते हैं जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ एन इक्विटी स्टेक। कुछ रिस्ट्रिक्शन सेबी ने लगाई है, आप ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। हु इज स्पॉन्सर्ड और प्रमोटेड बाय एनीवन जिसका इंडस्ट्री का ग्रुप टर्नओवर एक्सीड करता है 300 करोड़। आप ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो जिससे आपको कोई फैमिली कनेक्शन है। मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो 25 लाख, मैक्सिमम 10 करोड़। और आपका लॉक इन पीरियड कितना है यहाँ पे 1 ईयर का रहता है, आप बेच नहीं सकते हो। राइट, हमने दोनों तरह के देख लिए। थर्ड हम लोगों ने देखा ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग को हम लोग इंटरिम राउंड भी बोलते हैं, जहाँ पर दो लार्जर राउंड्स के बीच में जब आपको पैसा चाहिए होता है, दैट इज नथिंग बट इट इज ब्रिज राउंड और ब्रिज फाइनेंसिंग। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग क्या होता है, जब आप पैसा लेते हो लोन्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक से पैसा लोगे, आपको कोई इक्विटी स्टेक नहीं देना, यू हैव टू रीपे द मनी विथ इंटरेस्ट। अप्लाई करोगे लोन सैंक्शन लेटर के लिए, लोन सैंक्शन हो जाएगा बैंक से, लोन सैंक्शन अप्रूव हो जाएगा, देन एक अग्रीमेंट बनेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन में क्या, डीड ऑफ मॉर्गेज, डीड ऑफ हाइपोथिकेशन, शेयर प्लेज अग्रीमेंट या फिर कोई और अग्रीमेंट हो सकता है। सेकंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, आप बाहर से पैसा लोगे, नॉन रेसिडेंट लेंडर्स से पैसा लोगे आप। एंड थर्ड हमने देखा CGT MSE लोन, जहाँ पर आप पैसा ले सकते हो, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को मिलता है अप टू 1 करोड़ विदाउट एनी कोलेटरल। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा अनकन्वेंशनल मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या है। सबसे पहला क्या है, क्राउड फंडिंग। बेसिकली इन दिस यू हैव टू क्रिएट अ पोर्टल एंड इसको यूज किया जाता है सीड फंडिंग के लिए भी। आपको एक पोर्टल क्रिएट करना, अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी, यू कैन ऐड द इमेजेस एंड वीडियोस ऑफ योर आइडिया। यू हैव टू टेल आपका आइडिया क्या है, शोकेसिंग उसकी यूटिलिटी और उसका सक्सेस रेट क्या, क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कैसे रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टर्स को। कंसल्टेशन पेपर सेबी ने 2014 में रोल किया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। राइट, अच्छा उसके बाद हम लोगों ने और कौन सा अनकन्वेंशनल मोड्स पढ़ा था। सैंक्शनल मतलब देना चांदनी गुप्ता, ठीक है। लोन सैंक्शन, लोन सैंक्शन हो गया, इट मीन्स लोन गिवन, दे रहे हैं हम आपको। ओके, हाँ जी, यस। और हम लोगों ने देख लिया अभी अनकन्वेंशनल मोड्स में, दैट इज हमारा क्राउड फंडिंग। सेकेंड है इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स प्रीसीड करते हैं सीड फंडिंग स्टेज से, उससे भी पहले आते हैं। वो स्टार्टअप को सर्वाइव करने के लिए बहुत कुछ देते हैं, स्टार्टअप को ऑफिस स्पेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ट्रेनिंग देते हैं, मेंटरिंग देते हैं, और एक्सचेंज में क्या ले लेते हैं, एक्सचेंज में आपसे आपका इक्विटी स्टेक यहाँ पर ले लेंगे। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा कौन यूनिकॉर्न बन सकता है। अगर आप ऐसा स्टार्टअप हो जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा है, आप यूनिकॉर्न बनोगे। अगर आपका वैल्यूएशन $10 बिलियन से ज़्यादा, आप डेकाकॉर्न बन जाएंगे। ऑन्टरप्रीनियर कौन होता है, ऑन्टरप्रीनियर एक ऐसा पर्सन होगा जिसके 4 की एलिमेंट से इनोवेशन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, रिस्क टेकिंग होनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होने चाहिए। कुछ ट्रेड्स देखे थे ऑन्टरप्रीनियर के, ऑन्टरप्रीनियर का अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए, खुद का एंटरप्राइज होना चाहिए, रिस्क टेकिंग होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए, बट पेशेंस होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए यहाँ पर हर चीज़ के लिए। आपको आपकी अपॉर्चुनिटी, कोई भी प्रॉब्लम को कैसे कन्वर्ट करना, अपॉर्चुनिटी में यहाँ पर कन्वर्ट करना रहेगा। राइट, आप ऐसे होने चाहिए कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए बट यू शुड विथस्टैंड देयर, आप वही खड़े रहने वाले हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टार्टअप एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी बिजनेस का हो सकता है, इट कैन बी न्यू, इट कैन बी ओल्ड, इट कैन बी एग्जिस्टिंग। हो सकता है वो बिजनेस इनोवेटिव हो सकता है इनोवेटिव नहीं हो, वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकता है। बट इन केस ऑफ स्टार्टअप इट शुड बी अ न्यूली इमर्स्ड बिजनेस, एकदम नया बिजनेस होगा। व्हाट दे विल डू, वो अपना मार्केट गैप को ब्रिज करेंगे, मार्केट गैप को खत्म करने वाले। वो आइडिया इनोवेटिव होगा ही होगा, बिकॉज इट विल वर्क टुवर्ड्स द इनोवेशन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। साथ ही साथ स्टार्टअप से पार्टनरशिप फर्म बन सकता है, राइट, या फिर प्राइवेट कंपनी या फिर LLP यहाँ पर बन सकता है। एंड दैट्स इट ऑल अबाउट आवर चैप्टर। हो चुका है स्वाहा स्वाहा एंड स्वाहा ऑफ स्टार्टअप। फटाफट से मुझे बताओ, आग लगा दी क्या हम लोगों ने, क्या फायर हो गया है, क्या क्या फायर हो गया है, ठीक है। अभी मैं ड्राइंग नहीं कर रही हूँ, तुम्हें पता ही है कितनी प्यारी है मेरी ड्राइंग। इज इट डन? यस, इरवो के नाम से हमने 4 हमारा की एलिमेंट्स याद किया था, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, विजन, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, ठीक है। ये चार्ट में इनकॉर्पोरेट कर दूंगी, इसी नोट्स में आपको वो चार्ट भी मिल जाएगा। ओके, क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक? ओके राजपटवा, आई विल सी ऑन दैट DPP में क्वेश्चन 2, ठीक है, मैं देख कर बताती हूँ आपको। आई विल लुक एट इट एंड लेट यू नो, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो अमाइंड हो जाएगा। चैप्टर की खत्म कहानी, रिवीजन हुआ तूफानी। अरे वाह, अरे वाह साक्षी,
यहाँ पे तो सारे के सारे शायर बच्चे बैठे हैं हमारे। सी SBIL इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, SBIL मजा आ रहा है ना SBIL में पढ़ने में, बिकॉज दिस इज वन सब्जेक्ट वेर यू कैन डेफिनेटली स्कोर 80+, बहुत आराम से 80+ ला सकते हो। तो आई होप आपको मजा आ रहा है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, आ रहा है ना छोरे छोरियो। क्यों मेरे नादान परिंदो, अच्छा लग रहा है ना ये सब्जेक्ट। एंड प्लीज 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 गाइस रिवाइज करना, ये जो टाइम अभी सेव हो गया है, कंपनी लॉ SBL दोनों ऑन द सेम डे रिवाइज 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 करोगे, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच for your patience listening, for your support, and that is it from my side. Glad to know कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। यस आरुषि। मजा आ गया, क्लास जल्दी रैप अप हो गया इसलिए मजा आ गया, छोटे बच्चे हो हाँ अभी भी। चलो, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।